सब लोग वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीए संसार। आई एम सीए शिवांगी मित्तल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन की जो इनकम होती है जो वो इंडिया से चुका है। अब हम बात करते हैं रॉयल्टी की एंड देन बाद हम करेंगे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज की, देन वी विल गो फॉरवर्ड फॉर द हाउस प्रॉपर्टी एंड कैपिटल गेन के केसेस। और इस तरीके से ये जो आपका पार्ट ए है वो खत्म हो जाएगा। तो रॉयल्टी, बेसिकली रॉयल्टी होती क्या है? व्हाट इज रॉयल्टी? अब सपोज करो मेरी फेवरेट ऑथर है पोलो कोएल्हो। वैसे सपोज नहीं है, मेरी फेवरेट ऑथर वैसे पोलो कोएल्हो ही है। तो उन्होंने एक बुक लिखी दी अल्केमिस्ट करके, विच इज अ वेरी फेमस बुक, वर्ल्ड की टॉप लिस्ट कैटेगरीज में आती है। तो व्हाट इज रॉयल्टी? अब ये जो मिस्टर पोलो है, उन्होंने एक बुक लिखी थी अल्केमिस्ट। अब ये अल्केमिस्ट का अगर सपोज करो वो किसी बुक पब्लिकेशन को राइट दे देते हैं कि ठीक है आप सेल करो इस चीज के लिए। अब क्या होगा, मिस्टर पोलो ने वो बुक तो लिख दी अल्केमिस्ट वाली और उसके राइट्स को सेल कर दिया। तो बाद में क्या होता है, वो रॉयल्टी इनकम लेते रहते हैं कि आगे जो भी सेल होगी या तो फिक्स अमाउंट होती है या फिर सेल के बेसिस पे होती है कि सेल हुई तो आपके पास अमाउंट आता रहेगा। ठीक है, तो व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या होती है? ए रॉयल्टी इज ए लीगली बाइंडिंग पेमेंट मेड टू एन इंडिविजुअल फॉर द ऑनगोइंग यूज ऑफ हिज और हर ओरिजिनली क्रिएटेड एसेट्स। अब मेरे केस में मैंने किसके एग्जांपल लिया? मिस्टर पोलो कोएल्हो का, जिन्होंने एक बुक लिखी है दी अल्केमिस्ट। तो फॉर द ऑनगोइंग यूज ऑफ हिज और हर ओरिजिनली क्रिएटेड एसेट्स। अब ओरिजिनली क्रिएट किसने करा? अल्केमिस्ट वाली जो बुक है, जो नॉवल है बेसिकली, वो किसने क्रिएट करा? मिस्टर पोलो ने। उनका कॉपीराइट वर्क है, फ्रेंचाइजी है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो बेसिकली एक माइनिंग पेमेंट है, अगर वो किसी बुक पब्लिकेशन को दे देते हैं तो वो रॉयल्टी इनकम उससे लेते रहते हैं। अब जो रॉयल्टी है सेक्शन 9(1)(6) पॉइंट में आती है, मतलब हम 6 पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। अगेन रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। सो जैसा मैंने बोला था कि फिफ्थ अगर आप पॉइंट अच्छे से समझ लो तो सिक्स और सेवंथ अपने आप हो जाता है। सेकेंड पॉइंट सैलरी, अगर फिर से अगर हम रिवाइज करें तो सेक्शन 9(1) की हमारी सेक्शन 9 में दो सब सेक्शन है, सेक्शन 9(1) एंड सेक्शन 9(2). सेक्शन 9(1) में हमारे टोटल 8 पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 और 3 सैलरी वाला था, अदर देन गवर्नमेंट वाला, फोर्थ वाला डिविडेंड, फिफ्थ वाला इंटरेस्ट, सिक्स वाला रॉयल्टी है अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सेवंथ वाला फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। तो रॉयल्टी वाला ये कहता है इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी पेबल बाय। रॉयल्टी किसने पे करी? गवर्नमेंट ने, रेजिडेंट ने या फिर नॉन रेजिडेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट जिसको भी रॉयल्टी पे करेगी सारी टैक्सेबल है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर रेजिडेंट को पे करती है, अगर रेजिडेंट पे करता है रॉयल्टी अमाउंट को, चाहे नॉन रेजिडेंट को पे करे या रेजिडेंट को पे करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, तो मेरी रॉयल्टी टैक्सेबल होगी। एक्सेप्ट कौन से केसेस में नहीं होगी? जहां पे वेयर द रॉयल्टी इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन यूज्ड और सर्विसेज यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया, or for the purpose of making or earning any income from any source outside India. Like I said before, ये point similar है to the fifth point, which was based on interest. So when we are going to read about the sixth and seventh point, they both are similar, and वो आपको फिफ्थ पॉइंट से ही सिमिलर मिलेंगे। सो अगर आप रेजिडेंट हो, आपने सपोज करो मैं रेजिडेंट हूँ, जैसे मैं रेजिडेंट ही हूँ इंडिया की, तो अगर मैं पोलो कोएल्हो से मतलब राइट्स ले लेती हूँ, ठीक है, अब मेरा कोई बिजनेस बाहर है, वो जो राइट्स है वो मैं बाहर यूज कर रही हूँ फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन, मतलब मेरे द्वारा वो जो रॉयल्टी मैं पे कर रही हूँ उसका यूटिलाइजेशन मैं कहीं बाहर कर रही हूँ या फिर मैं वहां से बाहर से कोई इनकम अर्न कर रही हूँ, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगी? क्या मिस्टर पोलो की इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में? द आंसर इज नो, बिकॉज मैं तो बाहर यूटिलाइज कर रही हूँ उस अमाउंट को। अगर मैं इंडिया में यूटिलाइज करूंगी तो फिर डेफिनेटली होगी, बट क्योंकि मैं इंडिया में यूटिलाइज नहीं कर रही हूँ तो बाहर टैक्सेबल होगी लेकिन इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अब सपोज करो एक पर्सन हु इज अ नॉन रेजिडेंट, एक पर्सन जो एक नॉन रेजिडेंट है,
वहाँ पे where the royalty is payable in respect of any right, property or information used or services utilized for the purpose of business or profession carried on by such person in India or for the purpose of making or earning an income from any source in India. Same, अगर नॉन रेजिडेंट है और अगर वो यूटिलाइज कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन के लिए, मतलब सपोज करो पोलो ने यहाँ पे इंडिया में कोई नॉन रेजिडेंट है, उसको राइट बेच दी अपनी रॉयल्टी की इनकम उनको लेनी है। अब वो जो नॉन रेजिडेंट है जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वो जो नॉन रेजिडेंट है वो आगे इनकम देता है मिस्टर पोलो को, और वो यूज कर रहा है वो जो बुक है उनकी, वो उसको बेच रहा है इंडिया के अंदर। वो जो बुक है उनकी इंडिया के अंदर बेच रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस बुक से अर्न कर रहा है इनकम को, कुछ भी कर रहा है एक्स वाई जेड उस रॉयल्टी के अमाउंट से इंडिया के अंदर, तो वो टैक्सेबल होगी। इट इज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्शन 9, सेक्शन 9 इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इनकम विच इज डीम्ड, जो कि हम मान लेंगे कि एग्रो अराइज इन इंडिया है, और अगर आपकी इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी। फिर टैक्सेबल के बाद कैटेगरी आती है एग्जाम्पशन और डिडक्शन की, तो वो बात अलग है, उस टॉपिक पे मैं नहीं जा रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पशन और डिडक्शंस हो इन चीज सेक्शंस में, which I'm not going to discuss in this video because I am completely focusing on section 9, and then we will, अगर किसी को जानना है इसके बारे में कि उनकी ये इनकम है जो कि बाहर से आ रही है, तो वो मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज होती क्या है बेसिकली, व्हाट आर द टेक्निकल सर्विसेज एज पर योर नॉलेज। सो मेरे लिए टेक्निकल सर्विसेज तो सीए की सर्विसेज भी अगर मैं देखूँ तो टेक्निकल ही होती हैं, बिकॉज अगर ये जीएसटी की रिटर्न्स वगैरह छोड़ दो, लेकिन जब रिपोर्ट प्रिपरेशन आती है या जो बाकी चीजें होती है, तो वो सारी चीजें टेक्निकल कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, या फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है हमारी टेक्निकल सर्विसेज में आती है, या फिर जो बेसिकली जो आईटी के लोग होते हैं वो कोडिंग बहुत करते हैं। आई डोंट नो वेदर यू हैव विजिटेड एनी आईटी ऑफिस और नॉट, बिकॉज समटाइम्स जो एक सर्वर रूम होता है वहाँ पे 4-5 कंप्यूटर्स रखे हुए होते हैं, एंड एक पर्सन उन्हीं पे काम कर रहा होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक पे काम नहीं होता, वो 5 पे कैसे देख रहा होता है। सो विच इज रियली अमेजिंग कि वो लोग कैसे करते हैं। ऑब्वियसली उनका फील्ड है तो वो डेफिनेटली अच्छे से, मतलब उनको पता होता है। तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, व्हाट इज टेक्निकल सर्विसेज? टेक्निकल सर्विसेज इज बेसिकली एनी सर्विस विच इज टेक्निकल। नए टेक्निकल सर्विसेज के बारे में हम पहले जान लेते हैं, व्हाट इज टेक्निकल सर्विसेज। सो फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, ये जो हमारा टेक्निकल सर्विसेज वाला कौन सा पॉइंट है, ये मेरा 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट में एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, जो कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बारे में बात करती है कि उसका मीनिंग क्या है। तो हम एक्सप्लेनेशन 2 के बारे में पढ़ते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इस क्लॉज के पर्पज के लिए, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज मीन्स एनी कंसिडरेशन। जो फीस है टेक्निकल सर्विसेज का मतलब उसका होता है कोई कंसिडरेशन, इंक्लूडिंग एनी लमसम कंसिडरेशन, मतलब अगर आपकी लमसम कंसिडरेशन है वो भी, फॉर द रेंडरिंग ऑफ एनी मैनेजरियल टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज, including the provision of services of technical or other personnel, but does not include consideration for any consideration, assembly, mining, or like project undertaken by the recipient, or consideration which would be income of the recipient chargeable under the head salaries. So basically technical services को आप ऐसी सर्विसेज समझो जो मैनेजरियल हो, टेक्निकल हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो। बेसिकली आप जो आईटी के लोग होते हैं जो कोडिंग वगैरह करते हैं, वो सर्विसेज आप ले सकते हो इसमें। जो हमारे प्रोफेशन के हो गए, जो बेसिकली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एक एचआर कंसल्टेंसी भी चलती है, मैनेजर की जो सर्विसेज होती हैं, तो ये सारी चीजें हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज में आ जाती हैं। So now back to our point number 7, which is our fees for technical services. So अभी अभी हमने क्या समझा कि fees for technical services का meaning क्या है? What is the meaning of the fees for technical services, which is explained under point number 7 का explanation number 2. Okay. अब पॉइंट नंबर अगर मैं 7 पे आती हूँ, लाइक आई सेड दिस बिफोर, दीज 3 पॉइंट्स लाइक पॉइंट नंबर 5, 6, 7, all 3 are similar. So if you are understanding, if you are able to understand the point number 5, you will be able to understand the point number 6 and point number 7 as well, because both are, all the 3 are basically similar terms पे ही काम कर रहे हैं। तो इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय, अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, जो टेक्निकल सर्विसेज की फीस है वो कौन पे करे, या तो गवर्नमेंट पे करे, गवर्नमेंट जो भी पे करे सब टैक्सेबल।
रीजन क्या है इसका कि गवर्नमेंट जो भी पे करे सब टैक्सेबल? एक्चुअली गवर्नमेंट को इनकम चाहिए। तो अब वो आ रही है तो कौन मना करेगा, राइट? तो ये एक बहुत छोटा-सा ही रीज़न था, बाकी और भी रीज़न होंगे, तो वो हम कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं ए पर्सन हू इज़ अ रेज़िडेंट। जब मुझे पता चल जाएँगे तब डेफिनिटली डिस्कस करेंगे। ए पर्सन हू इज़ अ रेज़िडेंट, ए पर्सन हू इज़ अ रेज़िडेंट, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट इसलिए टैक्सेबल करती है बिकॉज़ इफ आई टॉक अबाउट व्हाई द गवर्नमेंट अ, मतलब वो टैक्स किस क्यों लगा देती है हर चीज़, मतलब इन चीज़ों पे जो वो पेमेंट कर रही है। बिकॉज़ बेसिकली गवर्नमेंट ये एन्श्योर करना चाहती है कि जो भी एक तो डेफ़िनिटली अर्निंग एक है सोर्स, और जो बाकी जो भी रीज़न्स होंगे, सो वो बेसिकली जो उनका एक्सपर्ट टीम है वो डेफ़िनिटली वो सारे लोग सोच समझ कर ही डिसाइड करते हैं। तो जहाँ पे भी हार्श होता है कि भई बहुत हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने एम्बेसी का देखा कि वो टैक्सेबल तो कर दिया उन्होंने, लेकिन उसको बाद में एक्सेम्पशन भी दे दी। सो गवर्नमेंट अभी अभी हमारे सामने कुछ टैक्सेबल अगर हमें दिख रहा है, जो कि एज़ पर सेक्शन 9(1) हमारी, क्योंकि हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, वो इनकम एग्ज़ेम्प्ट भी हो सकती है, उस पे डिडक्शन भी मिल सकती है, सब कुछ हो सकता है। बट अभी हम इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इनकम पे वो लगा देती है, बट जहाँ पे उसको लगता है कि उसको रिलैक्सेशन देनी है या फिर उसको कुछ हार्श हो रहा है तो लोग कम मतलब अपने व्यूज़ रखते हैं, सजेशंस देते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको कंसिडर करती है। अब नेक्स्ट आता है ए पर्सन हू इज़ अ रेज़िडेंट। मतलब अगर जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़, अगर जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़ है वो कौन पे कर रहा है? रेज़िडेंट पे कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। बट जो फीस हम पे कर रहे हैं, अगर वो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं इन द बिज़नेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया हमारी टेक्निकल सर्विसेज़ यूज़ हो रही हैं और फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग एन इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, इसको हम एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। केस 1, पहला आता है इनकम बाय वे ऑफ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पेबल बाय द गवर्नमेंट। अब ये अगेन मिस्टर जॉन, आज हम मिस्टर जॉन का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। मिस्टर जॉन ने पहले उन्होंने लोन प्रोवाइड करा था, ये बहुत अमेजिंग पर्सन है। लोन भी प्रोवाइड करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज भी देते हैं। उन्होंने कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी गवर्नमेंट को, कितनी भी अमाउंट की करी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? और गवर्नमेंट ने वो जो फीस है वो नॉन रेज़िडेंट को पे कर दी। गवर्नमेंट ने वो जो फीस है वो नॉन रेज़िडेंट को पे कर दी। तो इससे क्या होगा, ये हम सेक्शन 917 लगाएँगे इस पे, डीम्ड टू एक्रू अराइज़ इन इंडिया। मिस्टर जॉन को जो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज़, जो टेक्निकल सर्विसेज़ की फीस मिली है, वो उनके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएगी। तो चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे वो 10 करोड़ हो, डज़न्ट मैटर, वो टैक्सेबल हो जाएगी एज़ पर सेक्शन 917 इन द हैंड्स ऑफ नॉन-रेज़िडेंट, व्हिच इज़ इन आवर एग्ज़ाम्पल इट इज़ मिस्टर जॉन, जो कि वो टैक्स पे करेंगे। तो क्या मिस्टर जॉन खुद टैक्स पे करेंगे? द आंसर इज़ नो, इस पे टीडीएस लगेगा। गवर्नमेंट पेमेंट करने से पहले ये एन्श्योर करती है, रिमेंबर दिस प्रेज़ेंटेशन अल्टीमेटली लीड्स टू द 15 सीएसीबी, बिकॉज़ बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं नॉन रेज़िडेंट्स की कि हम ऐसी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, मुझे इंटरेस्ट मिलता है एनआरओ एनआरई अकाउंट से, ऑल्दो उनको अ, समझ में नहीं आता कि एनआरओ एनआरई अकाउंट होता क्या है, बट स्टिल दे दे आर बेसिकली क्वाइट कि हम लोग सेटल तो हो जाते हैं, हमारा स्टेटस भी नॉन रेज़िडेंट बन जाता है, बट हमारी इनकम होती है, उसमें भी हम एफडीज़ करा लेते हैं, इतना सारा करा लेते हैं, बट जब हम बाहर इनकम को अपना लेके जाना चाहते हैं, यूएसए में घर खरीदना चाहते हैं, ये जो नॉन रेज़िडेंट्स होते हैं, तो उनको 15 सीएसीपी का ज़रूरत होता है, एंड देन उनको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये बेस क्या है, ठीक है? सो डीम्ड टू एग्रो अराइज़ इन इंडिया एज़ पर सेक्शन 917 टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ नॉन रेज़िडेंट, कि मिस्टर जॉन ने टेक्निकल सर्विसेज़ प्रोवाइड करी। किसको प्रोवाइड करी? गवर्नमेंट को प्रोवाइड करी, एंड गवर्नमेंट ने नॉन रेज़िडेंट को अमाउंट पे करी। टीडीएस डिडक्ट करके वो अमाउंट पे करेगा गवर्नमेंट। टीडीएस एज़ पर सेक्शन 195। सेक्शन की भी अगर हम बात करें, सेक्शन 195 और डीटीएए व्हिचएवर इज़ बेनिफिशियल टू द मिस्टर जॉन, व्हिचएवर इज़ बेनिफिशियल टू द असेसी। अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज इज पेबल बाय रेजिडेंट। टेक्निकल सर्विसेज की जो फी है वो कौन पे कर रहा है? वो रेजिडेंट पे कर रहा है। अब ये मिस्टर जॉन है, उन्होंने विजय माल्या को टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करी 40 लाख रुपए की। अमाउंट पेड बाय रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट। अब ये विजय माल्या ने
रियलिटी पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये है कि अमाउंट मतलब विजय माल्या जी ने जो है 40 लाख रुपए जो उनको दे दिए। अब जो अगर दे दिए और वो टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में यूज हुई है तो टैक्सेबल है, डेफिनेटली टैक्सेबल है। बट अगर वो यूटिलाइजेशन बाहर हुआ है उन सर्विसेज का, तो क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है? द आंसर इज नो, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। सेम अगर हम ऐसे ही नॉन रेजिडेंट का एग्जांपल लेते हैं, अगर इंडिया में हमारी वो सर्विसेज टैक्सेबल, इंडिया में यूटिलाइज हुई है टेक्निकल सर्विसेज, तो वो टैक्सेबल है, चाहे एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट को गई हो। इसमें हम थर्ड एग्जांपल ऐड नहीं कर पाए एक्चुअली। सो अब हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अभी हमने सैलरी, अगर मैं 5 टाइप्स ऑफ इनकम की बात करूं तो मैंने सैलरी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। एंड देन मैंने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं सेक्शन 9 के। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वन होता है पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी वन। वन इज बेसिकली बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है। सेक्शन 9(1)(1) इज बहुत मतलब एक होता है टेक्निकल, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक 7 to 8 उसमें एक्सप्लेनेशन है, और काफी कि कोई एक्सप्लेनेशन किसी चीज के बारे में बात करें, सब कुछ ऐसा लगता है जब आप वन गो में रीड करते हो उसको, तो वो बहुत बिखरा हुआ सेक्शन लगता है। बट देन अगेन, पार्ट बी ऑफ दिस वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उस सेक्शन को बेसिकली उसकी जो जोड़ना सिखाऊं, एंड आई विल ट्राई कि वो आप समझ पाओ, उस चीज को ब्रेक कर करके पढ़ पाओ, ठीक है। तो अभी हमने सैलरी इनकम के बारे में बात करी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करा है, सैलरी पेबल बाय अदर देन गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करा। सैलरी के बाद अदर हेड ऑफ इनकम क्या आता है? हाउस प्रॉपर्टी आता है। हाउस प्रॉपर्टी क्या है? अब कोई इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर मेरी कोई इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ पे किसी टेनेंट को रखती हूँ और वो मुझे रेंट पे करता है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है। नॉर्मल केस है ये तो। इंडिया रेजिडेंट एक दूसरे रेजिडेंट को रखता है अपनी हाउस प्रॉपर्टी पे, वो टैक्सेबल है। अच्छा, एक रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को रखता है, वो भी टैक्सेबल है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो इंडिया में है। इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है? इंडिया से जनरेट हो रही है। तीसरा, अब तीसरा एक नया केस लेते हैं जो कि थोड़ा सा है, कि ये मिस्टर जॉन है और ये मिस्टर शेख है, ठीक है। ये यूएसए के हैं और ये दुबई के हैं। हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में है एक्चुअली। अच्छा, यूएसए में जो मिस्टर जॉन है, चलो इनका हम नाम रख देते हैं मिस्टर राम है बेसिकली, जिनका अब स्टेटस हो गया है नॉन रेजिडेंट। मिस्टर राम हम मान के चलते हैं, मिस्टर राम है और ये मिस्टर जॉन भी है। इनका एक प्रॉपर्टी है इंडिया में, ठीक है। वो दूसरे एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को अपनी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे देता है इंडिया में, ठीक है। अच्छा, ऐसा कौन सा केस होगा जहाँ पे एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी देगा? क्या ऐसे केसेस एग्जिस्ट हो सकते हैं? द आंसर इज यस, डेफिनेटली हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक केस डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ उसी चीज के बारे में कि वो क्या है। तो अब इससे जो इनकम आएगी, ठीक है, इससे जो इनकम आएगी, क्योंकि इन्होंने रेंट पे दी है, इनकम नीड टू एक्सप्लोराइज इन इंडियन सेक्शन 9, किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगी? मिस्टर जॉन के हैंड में टैक्सेबल होगी। मिस्टर जॉन राम जो भी है, उनके हैंड्स में टैक्सेबल होगी। सो दिस इज सेम लाइक कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में भी अगर मेरी इंडिया में प्रॉपर्टी है, एक नॉन रेजिडेंट से दूसरे नॉन रेजिडेंट में ट्रांसफर हो जाती है, बिक जाती है, तो वो भी जो उससे इनकम जनरेट हो रही है कैपिटल की, वो हम इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। लेकिन इसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है, अब मेरा टीडीएस कट गया, मेरे को टैक्स पे करना है, मुझे ये समझ में आ गया, इसको कैसे करना है वो चीज भी हम आपको आगे अगर कभी हुआ तो आपको वीडियोस के थ्रू डेफिनेटली आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। So thank you all. Please like and share our YouTube channel, which is CE Sansar. I am CE Shivangi Mittal, and if you have any queries and suggestion, you can write to me या तो comment section में या फिर mail ID आपके पास है. So I hope you really like this video. I tried my best to be very short and precise with and gave some examples as well. So if you really liked it and if you have any suggestions to improve my videos further, then please feel free to contact me or write it
in below the comments. Thank you so much.